उत्तराखंड के जंगलों में लगी 1200 सेल्सियस की नरक जैसी आग ने सब कुछ निगल लिया। करोड़ों रुपए की अत्याधुनिक पश्चिमी तकनीक और विज्ञान का सारा घमंड कुछ ही मिनटों में राख हो गया। लेकिन उस विनाश के बीचों बीच एक घर चमत्कार की तरह खड़ा था। भारत के सर्वश्रेष्ठ आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ हैरान थे। उस घर को करोड़ों के उपकरणों ने नहीं, बल्कि एक भारतीय वैज्ञानिक द्वारा बनाए गए एक साधारण से डिब्बे में बंद तरल ने बचाया था। जब दुनिया कह रही थी कि यह असंभव है, तब भारत ने इसे संभव कर दिखाया। यह तरल क्या था? आइए इस अद्भुत कहानी को विस्तार से जानते हैं। मेरा नाम डॉ. विक्रम सिंह राठौर है। मेरा जन्म देहरादून में हुआ और मैंने अपना पूरा जीवन आग से लड़ने में बिताया है। मैंने पहली बार आग की भयावहता तब जानी जब मैं 8 साल का था। मेरे पिता के लकड़ी के गोदाम में आग लग गई थी और मैं उस लाल शैतान को सब कुछ निगलते हुए बेबसी से देखता रहा। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं आग को काबू करने वाला इंसान बनूंगा। मैंने IIT रुड़की से अग्निगति विज्ञान फायर डायनामिक्स में विशेषज्ञता हासिल की और फिर सरकार के आपदा प्रबंधन सलाहकार के रूप में काम करते हुए पूरे भारत में बड़ी आग की घटनाओं का विश्लेषण किया। मेरे नाम के आगे हमेशा ये उपाधियां लगी रहती थीं। भारत के सर्वश्रेष्ठ आपदा विशेषज्ञ, आग की भाषा पढ़ने वाला व्यक्ति, ज्वाला का भविष्यवक्ता। मुझे इन उपाधियों पर गर्व था क्योंकि मेरा अनुमान कभी गलत नहीं हुआ था। सेवानिवृत्ति से ठीक पहले मैंने अपने जीवन की अंतिम और सबसे बड़ी रचना पूरी की। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास मैंने अपने पूरे ज्ञान को मिलाकर एक लकड़ी का आलीशान घर बनाया। यह सिर्फ एक घर नहीं था, यह मेरी जीवन भर की शोध की हुई आपदा प्रबंधन तकनीक का शिखर था। बाहरी दीवारों पर जर्मनी से आयातित विशेष मिश्र धातु की परतें थीं। छत पर 24 अग्नि संवेदी सेंसर लगे थे। तहखाने में एक स्वतंत्र ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली और 3 दिनों के भोजन के साथ एक सुरक्षित बंकर भी था। इस पर कुल खर्च कई करोड़ रुपए से बाकायदा आया था। गांव के लोग मेरे घर को अभेद्य किला कहते थे और मैं इन प्रखाप बेक अभी बात ओक आप बेक काम नखा अपना बुढ़ापा बिता रहा था। मेरी सुबह अपने बगीचे में कॉफी पीते हुए अपने सिस्टम की जांच से शुरू होती थी। मैं आर्द्रता सेंसर की जांच करता, हवा के आंकड़ों का विश्लेषण करता और उपग्रह से भेजी गई थर्मल इमेजिंग मैप्स का अध्ययन करता। जब सभी आंकड़े सामान्य सीमा के भीतर होते तो मैं संतुष्टि से मुस्कुराता। मेरा मानना था कि इंसान प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है और मुझे इस विश्वास पर कभी कोई संदेह नहीं हुआ। तभी मेरे जीवन में मेरे बगल के घर में रहने आए एक व्यक्ति का प्रवेश हुआ। उनका नाम रमेश शर्मा था। पहली नजर में वह मुझे कुछ खास नहीं लगे। साधारण काम के कपड़े, घिसे हुए जूते और उनकी हिंदी में हल्का विदेशी लहजा था। शायद वह कई साल विदेश में रहे थे। उन्होंने नमस्ते करते हुए मुझे एक अजीब सा पेंट का डिब्बा दिया। डॉक्टर साहब, यह एक अग्निरोधक लेप है जिसे मैंने विकसित किया है। अगर आप इसे अपने घर के लकड़ी के हिस्सों पर लगा लें तो यह आग से बचाव में मदद करेगा। मैंने मन ही मन हंसते हुए सोचा, यह आदमी मुझे आपदा प्रबंधन सिखाएगा। मैंने विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से मना कर दिया। रमेश जी, आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे घर पर जर्मनी से मंगाई गई करोड़ों की परत लगी है। मुझे ऐसे साधारण पेंट की कोई जरूरत नहीं है। रमेश जी के चेहरे पर निराशा छा गई, लेकिन वह चुपचाप सिर झुकाकर चले गए। मैंने उन्हें जाते हुए सोचा, एक साधारण सा दिखने वाला आदमी जिसका बनाया पेंट भला क्या कमाल करेगा। यह कोई सस्ता देसी जुगाड़ ही होगा। सच कहूं तो उस समय मैं आधुनिक भारतीय अनुसंधान के बारे में बहुत कम जानता था। मुझे लगता था कि असली तकनीक तो बस पश्चिम में बनती है। यह सोचकर आज मुझे शर्म आती है। रमेश जी उसके बाद भी कई बार मुझसे मिले और उस लेप को लगाने का आग्रह किया। हर बार मैं उन्हें और भी रूखे स्वर में लौटा देता। एक बार तो मैंने यहां तक कह दिया, रमेश जी, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। आपका पेंट भौतिकी के नियमों को नहीं बदल सकता। कृपया अब दोबारा मत आइएगा। आज जब मैं उन शब्दों को याद करता हूं तो मेरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। मुझे उस समय यह नहीं पता था कि आंकड़ों के परे भी एक सच्चा विज्ञान होता है, एक इंसानी इच्छा शक्ति होती है, और उस छोटे से डिब्बे में मेरी जान बचाने वाला चमत्कार बंद था। मेरे अध्ययन कक्ष में पुरस्कार और सम्मान पत्र सजे थे। भारत सरकार से सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सोसाइटी से पुरस्कार, देहरादून के मेयर द्वारा दिया गया नागरिक सम्मान,
उन्हें देखकर मैं खुद को पूर्ण समझता था, लेकिन मैं जल्द ही जानने वाला था कि ये सारे सम्मान कागज के टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने अभी तक यह नहीं सीखा था कि प्रकृति के सामने इंसान का अहंकार कितना छोटा होता है। उस साल उत्तराखंड में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी। दिसंबर का महीना था, लेकिन आर्द्रता 20% से नीचे चली गई थी और तापमान लगातार 40 सेल्सियस को पार कर रहा था। चीड़ के पेड़ों से निकला ज्वलनशील तेल हवा में घुल रहा था और पूरा जंगल एक विशाल पेट्रोल टैंक में बदल गया था। मैं हर सुबह डेटा की जांच करता और आत्मविश्वास से सिर हिलाता। खतरे के आंकड़े बढ़ रहे थे, लेकिन मुझे यकीन था कि मेरा सिस्टम इसका सामना कर लेगा। हर गुरुवार मैं अपने निजी हेलीकॉप्टर से आसपास के पहाड़ों का निरीक्षण करता था। आसमान से दिखने वाला कॉर्बेट का नजारा शानदार था। दूर दूर तक फैले चीड़ और साल के जंगल एक रहस्यमयी छटा बिखेरते थे, लेकिन उस साल वह हरियाली धीरे धीरे एक सूखे भूरे रंग में बदल रही थी। यह पेड़ों के मरने का संकेत था, लेकिन मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। गांव के लोग अब भी मेरे घर को एक पवित्र स्थान की तरह देखते थे। जंगल की आग का मौसम आते ही लोग मुझसे सलाह लेने आते और मैं अहंकार से उन्हें अपने बनाए मैनुअल पकड़ा देता। आग से बचाव के लिए सूखी पत्तियों की सफाई, भागने के रास्तों का निर्धारण, घर में स्प्रिंकलर सिस्टम की क्षमता, सब कुछ मेरे डेटा पर आधारित एक उत्तम दिशा निर्देश था। गांव के कई लोगों ने मेरी सलाह मानकर महंगे उपकरण खरीदे और मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि अब वे सुरक्षित हैं। इस बीच रमेश जी चुपचाप अपने घर पर वह लेप लगाते रहे। चिलचिलाती धूप में पसीना बहाते हुए वह ऐसे ध्यान से ब्रश चला रहे थे जैसे कोई किला बना रहे हों। उनका घर मेरे आलीशान बंगले के सामने एक साधारण एक मंजिला लकड़ी का मकान था। मैं उन्हें देखकर कभी कभी दया भी करता। इस पतली सी परत से वह क्या रोक लेंगे, बेचारे इंसान की एक दयनीय कोशिश, मैं सोचता। उस साल दिसंबर की शुरुआत में गांव में एक मेला लगा। क्रिसमस से पहले सभी निवासी एक मैदान में इकट्ठा हुए, भोजन किया और गीत गाए। रमेश जी भी वहां थे और कुछ भारतीय व्यंजन लेकर आए थे, समोसे और चटनी। लोग उन व्यंजनों में रुचि दिखा रहे थे और रमेश जी टूटे फूटे लहजे में समझाने की कोशिश कर रहे थे। तभी किसी ने जंगल की आग से बचाव पर सवाल पूछा और रमेश जी ने सावधानी से अपनी अग्निरोधक तकनीक के बारे में बताना शुरू किया। यह देखते ही मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मुझे लगा कि वह अपनी अपरीक्षित तकनीक से भोले भाले गांव वालों को गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों, जरा रुकिए। मैं लोगों के सामने आया और रमेश जी की बात काट दी। आपदा प्रबंधन मेरा क्षेत्र है। कृपया प्रमाणित पश्चिमी तकनीक पर भरोसा करें। एक पतली सी पेंट की परत पर अपनी जान दांव पर मत लगाइए। मैंने जो जर्मन मिश्र धातु की ढाल बताई है वह कहीं ज्यादा सुरक्षित है। रमेश जी का चेहरा उतर गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सिर झुका लिया। गांव वाले स्वाभाविक रूप से मेरे पक्ष में थे। भला एक गुमनाम भारतीय इंजीनियर पर कौन भरोसा करता, जबकि सामने भारत का सर्वश्रेष्ठ आपदा विशेषज्ञ खड़ा हो। मैं जीत के नशे में चूर होकर घर लौट आया। उस रात मेरी पत्नी प्रिया ने चिंतित होकर कहा, विक्रम, आज आपने रमेश जी के साथ कुछ ज्यादा ही सख्त बर्ताव किया। उनका चेहरा बहुत दुखी लग रहा था। मैंने हंसकर कहा, प्रिया, वह विज्ञान नहीं जानता। भावनाओं में बहने से काम नहीं चलता। डेटा ही सब कुछ बताता है। प्रिया ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक असंतोष का भाव था। मैंने उसे भी नजरअंदाज कर दिया। मुझे यकीन था कि मैं गलत नहीं हो सकता। तो संवाद करते हुए दिसंबर के मध्य में मौसम विभाग ने इतिहास की सबसे भीषण आग की चेतावनी जारी की। मैंने यह खबर देखकर भी कोई खास चिंता नहीं की। मैंने अपने सिस्टम की जांच की, आपातकालीन सामान की पुष्टि की और हमेशा की तरह डेटा विश्लेषण में डूब गया। मुझे विश्वास था कि सब कुछ नियंत्रण में है, या शायद मैं विश्वास करना चाहता था। विनाश का संकेत बहुत खामोशी से आया। एक सुबह मैंने बगीचे में एक अजीब दृश्य देखा। लंगूरों के झुंड और हिरणों के दल गांव को पार करते हुए घाटी की ओर भाग रहे थे। आमतौर पर ये जानवर सुबह घास खाते और दोपहर में छाया में आराम करते, लेकिन उस दिन वे ऐसे भाग रहे थे जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। जानवरों की छठी इंद्री इंसानी मशीनों से ज्यादा तेज होती है, यह मैंने सुना तो था, लेकिन कभी गंभीरता से नहीं लिया। मैंने सोचा कि वैज्ञानिकों को अंधविश्वास पर नहीं, डेटा पर भरोसा करना चाहिए। मेरे सटीक सेंसर भी कुछ असामान्य संकेत देने लगे थे। हवा में ऑक्सीजन का स्तर 0.2% कम हो गया था
और धुएं के सूक्ष्म कण पाए गए थे। हवा की दिशा भी अनियमित रूप से बदल रही थी। उस शाम प्रिया ने मुझे बालकनी से बुलाया। विक्रम, यहां आओ, उस पहाड़ के पीछे का धुआं देखो, यह हमेशा जैसा नहीं है। मैंने बेमन से बाहर जाकर देखा। क्षितिज पर धुएं का एक स्तंभ उठ रहा था, लेकिन उसका रंग सामान्य धुएं की तरह भूरा नहीं, बल्कि गहरा लाल काला था। यह तब होता है जब बहुत उच्च तापमान पर अधूरा दहन होता है। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजनी चाहिए थी, लेकिन मैंने उसे भी नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन क्षेत्रीय फायर ब्रिगेड के प्रमुख इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह ने मुझे फोन किया। विक्रम, इस बार कुछ ठीक नहीं लग रहा, आग की चाल सामान्य नहीं है। मैंने आत्मविश्वास से कहा, जसविंदर, तुम जानते हो हमारा सिस्टम 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा भी झेल सकता है। उसी दोपहर रमेश जी फिर मेरे दरवाजे पर आए। उनके हाथ में वही पेंट का डिब्बा था। डॉक्टर साहब, प्लीज, यह आग सामान्य नहीं है, बचा हुआ लेप ही ले लीजिए, कम से कम लकड़ी के हिस्सों पर लगा दीजिए। उनकी आंखों में सच्ची विनती थी, लेकिन मैंने इसे उनकी बिक्री की तरकीब समझा। रमेश जी, कितनी बार कहूं, मेरा घर पूरी तरह सुरक्षित है, मुझे आपके पेंट की जरूरत नहीं है, अब मत आइएगा। रमेश जी ने एक पल के लिए नीचे देखा, फिर धीरे से सिर हिलाकर मुड़ गए। जब वह मुड़े, मैंने उनकी आंखों में आंसू की एक चमक देखी। उस समय मैं समझ नहीं पाया कि वह क्यों रो रहे थे। आज मुझे लगता है कि वह आने वाली त्रासदी को जानते हुए भी मुझे न बचा पाने की अपनी बेबसी पर रो रहे थे। 21 दिसंबर दोपहर 1 बजे। मैं उस पल को जीवन भर नहीं भूल सकता। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और पूरा आसमान गहरे लाल काले रंग का हो गया। हवा की गति पलक झपकते ही 100 किलोमीटर प्रति घंटे को पार कर गई। मेरे अध्ययन कक्ष में सारे सेंसर एक साथ एक बन को तकलक करता है बजने लगे। स्क्रीन पर जो आंकड़े दिखे उसे देखकर मेरी सांसें रुक गईं। आग का तापमान 1200 सेल्सियस को पार कर गया था। यह मेरे डिजाइन किए गए सिस्टम की सीमा से बहुत ज्यादा था। एक फायर स्टॉर्म, आग का तूफान पैदा हो गया था। यह एक ऐसी घटना है जहां जंगल की आग अपनी हवा खुद बनाती है और विस्फोटक रूप से फैलती है। रेडियो से चीखती हुई आवाज आई, तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाएं। सभी सुरक्षा रेखाएं टूट चुकी हैं। मैंने खिड़की से बाहर देखा। 50 मीटर ऊंची आग की दीवार गांव की ओर बढ़ रही थी। यह आग नहीं, एक जीवित दैत्य लग रहा था। पेड़ आग के छूने से पहले ही खुद जल उठ रहे थे, क्योंकि हवा ही बहुत ज्यादा गर्म हो गई थी। मेरा दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। मैं भागकर लिविंग रूम में गया और अपनी पत्नी प्रिया और घर आए हुए पोते पोतियों अंजलि और रोहन को जगाया। प्रिया, बच्चों को लेकर तुरंत गाड़ी में बैठो। जैसे ही हम गेट से बाहर निकले, मैंने बगल के घर को देखा। रमेश जी आग की दिशा में अपने घर के अंदर भाग रहे थे। मैंने चिल्लाकर कहा, रमेश जी, बाहर निकलिए, आप मर जाएंगे। लेकिन रमेश जी ने मुड़कर शांति से कहा, डॉक्टर साहब, आप जाइए, मैं ठीक हूं। मैंने सोचा, यह आदमी पागल है। 1200 सेल्सियस की गर्मी में कोई इंसान नहीं बच सकता। मैं और इंतजार नहीं कर सकता था। मैंने एक्सीलरेटर दबाया और गांव से बाहर की ओर भागा। पीछे शीशे में मेरा गांव आग के समुद्र में बदल रहा था। मेरी जीवन भर की कमाई, मेरा सारा गर्व आग में समा रहा था। हम आधे घंटे बाद एक राहत शिविर में पहुंचे, जो एक स्कूल में बनाया गया था। वहां सैकड़ों लोग थे। रोने, चीखने और प्रार्थना की आवाजें मिलकर एक नारकीय कोलाहल बना रही थीं। मैं कार से उतरकर वहीं जमीन पर बैठ गया। मेरे पैरों में जान नहीं बची थी। मेरे जीवन भर के सिद्धांत आग में जलकर भाप बन गए थे। 1200 सेल्सियस के सामने मेरी करोड़ों की तकनीक की कीमत एक कागज के टुकड़े जितनी भी नहीं थी। 3 दिन बाद जब हमें गांव वापस जाने की इजाजत मिली, तो मैंने जो देखा वह नरक से भी बदतर था। मेरे सपनों का घर नहीं था, वह पिघल गया था। करोड़ों की जर्मन मिश्र धातु की परतें गर्मी से पिघलकर एक बदसूरत मुड़े तुड़े ढेर में बदल गई थीं। मेरे जीवन भर का शोध, मेरी सारी किताबें, सब कुछ राख बन चुका था। मैं उस राख में घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। तभी मेरी नजर बगल के घर की दिशा में गई। मुझे रमेश जी के घर की जगह देखनी थी, शायद उनके अवशेष ही मिल जाएं। मैं भारी कदमों से उस ओर बढ़ा, लेकिन धुएं और राख के पार मैंने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। उस नरक के बीच में एक घर चमत्कार की तरह खड़ा था, रमेश जी का घर। मैं भागने लगा। जैसे जैसे मैं पास पहुंचा, मुझे यकीन हो गया, वह सच में रमेश जी का घर था।
छत, दीवारें, खिड़कियां, सब कुछ अपनी जगह पर था। यह बाहर से काला पड़ गया था, लेकिन ढा नहीं था। उस वीराने में वह घर नूह की नाव की तरह अकेला खड़ा था। यह कैसे संभव था? मेरे और रमेश जी के घर में सिर्फ 20 मीटर की दूरी थी। स्थितियां एक जैसी थीं, लेकिन परिणाम एकदम विपरीत। तभी मुझे रमेश जी के दिए हुए पेंट के डिब्बे की याद आई। क्या उस पतली सी परत ने यह चमत्कार किया था? मैं घर के पास पहुंचा। बाहरी दीवारें पूरी तरह काली हो गई थीं, लेकिन वे अजीब तरह से फूली हुई थीं, अपनी मूल मोटाई से कई गुना ज्यादा। मैंने कांपते हाथों से दीवार को छुआ। यह गर्म थी, लेकिन बस सहने लायक। मैंने अपनी चाबी से काली परत को खुरचा। नीचे से सफेद परत निकली, पेंट की मूल परत, और उसके नीचे लकड़ी पूरी तरह सुरक्षित थी। यह असंभव है, मैं बुदबुदाया। 1200 सेल्सियस की आग के बाद लकड़ी बिना जले कैसे रह सकती है? तभी घर का दरवाजा खुला और अंदर से रमेश जी बाहर आए। वह जीवित थे। उनके चेहरे पर कालिख लगी थी, लेकिन वह सुरक्षित थे। उन्होंने मुझे देखकर थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, डॉक्टर साहब, मुझे पता था आप आएंगे। मैं अवाक था। रमेश जी, आप कैसे? अंदर आइए डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा। घर के अंदर का दृश्य और भी चौंकाने वाला था। वहां धुएं की गंध तक नहीं थी। फर्नीचर, सोफा, सब अपनी जगह पर था। यह एक अलग ही दुनिया थी। रमेश जी रसोई से ठंडा नींबू पानी ले आए। उसे पीकर मेरे अशांत मन को थोड़ी शांति मिली। डॉक्टर साहब, आपको मेरा दिया हुआ पेंट याद है? उन्होंने पूछा। वह सिर्फ पेंट नहीं है, वह भारत में विकसित एक इंट्यूसेंट अग्निरोधक लेप है। 1000 सेल्सियस से ज्यादा गर्मी मिलने पर यह रासायनिक प्रतिक्रिया करता है और अपनी मूल मोटाई से 50 गुना तक फूल जाता है, जिससे एक कार्बन फोम की मोटी परत बन जाती है। यह परत एक इंसुलेटर का काम करती है और गर्मी को अंदर पहुंचने से रोकती है। मैं उनकी बात सुनकर सन्न रह गया। लेकिन मौजूदा तकनीक तो 800 सेल्सियस पर ही विफल हो जाती है, मैंने कहा। रमेश जी मुस्कुराए। इसीलिए तो भारतीय वैज्ञानिकों ने 10 साल की मेहनत के बाद एक नया फॉर्मूला विकसित किया है। डॉक्टर साहब, आपने भारत की क्षमता को बहुत कम आंका। उनके शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभे। मुझे अपनी अज्ञानता और अहंकार पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने रमेश जी को नीचा दिखाया था, लेकिन उनकी तकनीक ने मेरी पश्चिमी तकनीक को मीलों पीछे छोड़ दिया था। मैंने कांपती आवाज में कहा, रमेश जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत घमंडी और अज्ञानी था। रमेश जी ने हाथ हिलाकर कहा, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूं। महत्वपूर्ण यह है कि आगे क्या करना है। उनकी उदारता ने मुझे और भी शर्मिंदा कर दिया। मैंने पूछा, लेकिन आप घर में क्यों रुके? यह बहुत खतरनाक था। उन्होंने जवाब दिया, मुझे अपनी टीम के शोध पर भरोसा था और सबसे बढ़कर मैं खुद यह साबित करना चाहता था कि यह तकनीक काम करती है। अगर मैं मर भी जाता तो मेरे साथी वैज्ञानिक इस असफलता का विश्लेषण करके इससे भी बेहतर उत्पाद बनाते। भारतीय इसी तरह काम करते हैं। हम हार कर भी उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। उस रात मैंने रमेश जी के घर पर ही बिताई। उन्होंने मुझे रात के खाने में दाल मखनी और गर्मा गर्म रोटियां खिलाईं। वह खाना इतना स्वादिष्ट था कि मैं सब कुछ भूल गया। हमने मोमबत्ती की रोशनी में बातें की। उन्होंने बताया कि कैसे उनके बचपन में गांव में लगी आग ने उन्हें यह तकनीक बनाने के लिए प्रेरित किया। कैसे उन्होंने सैकड़ों असफलताओं का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी। उनकी आंखों में अपने देश के लिए एक गहरा गर्व था। अगली सुबह हमें खबर मिली कि आग ने दिशा बदल दी है और पास के शांति निकेतन वृद्धाश्रम की ओर बढ़ रही है। वहां 100 से ज्यादा बुजुर्ग थे, जिनमें से कई चल फिर नहीं सकते थे। पूरी निकासी असंभव थी। रमेश जी ने तुरंत कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पास अभी भी 50 ड्रम लेप बचा है। हम वृद्धाश्रम को बचा सकते हैं। मैंने फायर चीफ जसविंदर को फोन किया और उसे पूरी कहानी बताई। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन मेरी और रमेश जी की आंखों में विश्वास देखकर वह मान गया। हम तुरंत काम में जुट गए। गांव के वे लोग भी मदद के लिए आगे आए जो कल तक मुझे कोस रहे थे। मैंने उन्हें सच बताया, दोस्तों, मैं गलत था, लेकिन अब हमारे पास यही एक रास्ता है। कृपया मेरा साथ दीजिए। जल्द ही दर्जनों लोग हाथ में ब्रश लेकर वृद्धाश्रम की दीवारों पर लेप लगाने लगे। मैंने भी अपने जीवन में पहली बार ब्रश उठाया। हम 48 घंटे तक बिना सोए काम करते रहे। जब आग की लपटें कुछ ही किलोमीटर दूर थीं, तो सभी को वहां से हटने का आदेश मिला।
लेकिन मैं और रमेश जी वहीं रुक गए। कुछ और साहसी गांव वाले भी हमारे साथ रुक गए। हमने बाकी 32 बुजुर्गों को तहखाने में पहुंचाया और खुद को अंदर बंद कर लिया। कुछ ही देर में आग ने इमारत को चारों ओर से घेर लिया। बाहर से भयानक आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई दैत्य इमारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। तहखाने में ऑक्सीजन कम होने लगी, लेकिन तभी रमेश जी को एक छोटा सा वेंटिलेशन पाइप मिला, जिससे ताजी हवा आ रही थी। अंधेरे और डर के माहौल में रमेश जी ने एक शांत पहाड़ी लोकगीत गाना शुरू किया। उनकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जिसने सबका डर कम कर दिया। घंटों बाद जब बाहर की आवाजें शांत हुईं, तो हमने धीरे धीरे दरवाजा खोला। हम बच गए थे। वृद्धाश्रम की इमारत एक काले कवच में लिपटी हुई थी, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित थी। चारों ओर मीलों तक सिर्फ राख और ऐसा और आह। लेकिन उस वीराने के बीच वह इमारत जीवन के प्रतीक की तरह खड़ी थी। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। भारतीय हिमालय में चमत्कार, एक भारतीय पेंट ने बचाई 32 जानें। CNN, BBC, दुनिया के हर बड़े न्यूज चैनल पर यही खबर थी। दुनिया भर के विशेषज्ञ उस चमत्कार को देखने आए। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार की और कहा, मैं 30 साल तक पश्चिमी तकनीक को सर्वश्रेष्ठ मानता रहा, लेकिन मैं गलत था। भारत की तकनीक दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपने देश में इसी तरह की घटनाओं के लिए इस तकनीक को अनिवार्य करने का कानून पारित कर दिया। कैलिफोर्निया, कनाडा, ग्रीस, दुनिया भर से ऑर्डर आने लगे। रमेश जी की छोटी सी कंपनी एक वैश्विक शक्ति बन गई। रमेश जी को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वृद्धाश्रम की दीवार का एक टुकड़ा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में भारतीय नवाचार के चमत्कार के रूप में प्रदर्शित किया गया। मैंने भी अपनी जिंदगी का नया मकसद पा लिया। मैंने और रमेश जी ने मिलकर एक फाउंडेशन बनाया जो दुनिया के गरीब इलाकों में मुफ्त में यह तकनीक प्रदान करता है। मैंने 70 साल की उम्र में हिंदी सीखी और हर साल भारत आता हूं। रमेश जी के गांव में उनकी मां के हाथ का बना खाना खाता हूं और अतिथि देवो भव की भावना को महसूस करता हूं। मेरे अध्ययन कक्ष में अब पश्चिमी पुरस्कारों की जगह एक भारतीय गुड़िया, रमेश जी की मां द्वारा बुना हुआ मफलर और अफ्रीका के बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। भारत ने न केवल मेरी जान बचाई, बल्कि मेरी आत्मा को भी एक नया जीवन दिया। भारत को जानने के बाद ही मैं एक सच्चा वैज्ञानिक और एक सच्चा इंसान बना।